एक दिन क्यूरियस बोना और ग्रम्पी बोना खदान में खुदाई कर रहे थे। क्यूरियस बोना हमेशा की तरह जल्दी जल्दी काम कर रहा था। दूसरी ओर ग्रम्पी क्यूरियस के गंदे काम से नाखुश था। अरे क्या तुम थोड़ा आराम से कर सकते हो? अरे वहाँ पर देखो ना, तुम्हें वो दिख रहा है? वहाँ क्या चमक रहा है? क्यूरियस बोने ने अपने फावड़े से खुदाई की और एक लाल छोटा पत्थर निकाला और ग्रम्पी बोना धूल में खांसने लगा। देखो तुमने क्या किया। तुम्हारी जिज्ञासा हर बार परेशानी का कारण बन जाती है। ये पत्थर किस लिए है, बताओ? मैं नहीं जानता, ना ही जानना चाहता हूँ। काश मैं तुम्हारे साथ खदान में ना आया होता। ग्रम्पी ने जो कहा उससे क्यूरियस बहुत परेशान था। उसने लाल पत्थर ले लिया और खदान छोड़ दी। दूसरी ओर दुष्ट रानी हेला ने अपनी गुफा में ग्लोब से लाल रोशनी निकलती देखी। जब वो देखने गई तो उसने पत्थर को क्यूरियस बोने के हाथ में देखा। हाँ, एक शक्ति पत्थर। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या आपने क्या कहा महारानी जी? डंकाओ, तैयार हो जाओ, हम वही हासिल करने जा रहे हैं जो मेरा है। क्यूरियस बोने ने जंगल से गुजरते हुए देखा कि उसकी जेब से धुआं निकल रहा है। जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला और पत्थर को छुआ, उसे बहुत चोट लगी। आउच, आउच, मेरा हाथ जल रहा है। और उसने पत्थर अपने हाथ से फेंक दिया, क्योंकि पत्थर इतना गर्म था कि क्यूरियस उसे पकड़ नहीं सका। उसी क्षण दुष्ट हेला पत्थर के बगल में प्रकट हुई और उसने बड़े संयम से गर्म पत्थर अपने हाथ में ले लिया। आपने इस बहुमूल्य पत्थर को मेरे पास लाने में कष्ट उठाया। पर वो पत्थर मेरा है, मैंने उसे ढूंढा है। अब ये मेरा है। ये एक शक्ति पत्थर है। इसे केवल एक मजबूत व्यक्ति ही धारण कर सकता है। तुम्हारे जैसे कमजोर और कमकुवत बोने के लिए इसका कोई मतलब नहीं। हेला अपने हाथ में शक्ति का पत्थर लेकर अचानक गायब हो गई और क्यूरियस बोना डर कर स्नो व्हाइट के पास गया। बोने को इतनी जल्दी में देखकर स्नो व्हाइट को बहुत आश्चर्य हुआ। कृपया शांत हो जाओ क्यूरियस, एक एक करके बताओ क्या हुआ। आज मुझे खदान में एक शक्ति वाला पत्थर मिला, लेकिन हेला ने मुझसे वो छीन लिया। वो जल्दी इस पत्थर से बहुत बुरा नुकसान कर सकती है मेरी राजकुमारी जी। मुझसे गलती हो गई। बेशक हम उसे रोकने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे क्यूरियस, मेरे साथ चलो। उस समय हेला और उसका सहायक डंकव अंधेरी गुफा में बुरी योजनाएं बूंद रहे थे। अमरता नोरता नोरता अमरता। जैसे ही डंकव ने मंत्र पढ़ा, बिजली के पत्थर से चिंगारियां निकली और डंकव को घेर लिया। ओह, मैं जल गया। आज मोरता तोरता जोरता कोरता, मेरी मदद कीजिए। यहाँ से चले जाओ, तुम सक्षम नहीं हो। तुम कुछ भी नहीं ठीक से पढ़ पाते। अमरटो नोरसा असारो नोस्टा। जिस क्षण हेला ने मंत्र पढ़ा, गुफा में एक लाल रंग की रोशनी प्रतिबिंबित हुई, क्योंकि दुष्ट रानी ने थोड़ी दूर पर एक विशाल ज्वालामुखी बना दिया था। आपने कर दिखाया महारानी, आप बहुत अच्छे जादूगर हैं। आइए बोनो और राजकुमारी को एक एक करके ज्वालामुखी में फेंक देते हैं। मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बनने का समय लगभग आ गया है डंकव। अब कोई भी मेरी सुंदरता को पार नहीं कर पाएगा। इस बीच स्नो व्हाइट और क्यूरियस ड्वार्फ जो पहाड़ पर चढ़ रहे थे, आखिरकार हेला की गुफा तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने लाल पत्थर को अपने सामने हवा में तैरते देखा, हेला ठीक उनके पीछे आ गई। मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बाकी 6 बोने कहाँ हैं? मुझे उनकी भी आवश्यकता होगी। हाँ, क्या तुम बुराई करते करते थक नहीं गई हो हेला?
तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हेला ने अपने हाथ उठाए और गुफा के सांपों को बुलाया। मेरे सेवकों, आओ और इन मेहमानों को गले लगाओ। कहीं से प्रकट हुए गुफा के सांपों ने स्नो वाइट और क्यूरियस ड्वार्फ को घेर लिया। मदद करो, मेरे हाथ, मैं हिल नहीं सकता। हेला, अपने सांपों से कहो कि हमें जाने दे, उन्होंने हमें चोट पहुंचाई। पावर स्टोन के जादू से हेला ने स्नो वाइट और क्यूरियस ड्वार्फ को फूटते हुए ज्वालामुखी पर्वत पर भेजा। इस बीच ग्रम्पी, जिसे क्यूरियस ड्वार्फ कहीं नहीं मिला, वो एस ड्वार्फ के पास गया। एस, मैंने कुछ बहुत बुरा कर दिया है। मैंने अपने शब्दों से क्यूरियस को आहत किया। मैंने माफी मांगने के लिए उसे हर जगह खोजा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। ग्रम्पी, तुम्हें पता है, जब हम गुस्से में होते हैं तब हमें सावधान रहना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी बुरे शब्द नहीं कहूँगा। शायद वो स्नो वाइट के महल में गया था। चलो चलकर देखते हैं ना। स्नो वाइट और क्यूरियस ड्वार्फ उस समय घबरा गए जब उन्होंने ज्वालामुखी से धीरे धीरे आ रहे गर्म लावा को देखा। इस शक्ति पत्थर के लिए धन्यवाद। जल्द ही तुम और तुम्हारी सुंदरता इस दुनिया से गायब हो जाएगी स्नो वाइट। गायब हो जाऊं? तुम्हारे दिल में बुराई हमेशा रहेगी हेला। बुराई के उस अंधेरे हृदय के साथ तुम कभी भी सुंदरता का अनुभव नहीं कर पाओगी। आओ मेरे सेवकों, मेहमानों को लावा में ले जाओ। हेला ने गुफा वाले सांपों को आदेश दिया। ठीक उसी समय जब सांप स्नो वाइट और बोने को लावा में फेंकने ही वाले थे, डंको अपनी और आने वाली चिंगारियों से डर गया और हेला की ओर गिर पड़ा। हेला का पावर स्टोन भी स्नो वाइट की ओर लुढ़क गया। राजकुमारी ने बमुश्किल शक्ति पत्थर उठाया। इसकी वजह से पत्थर का रंग अचानक लाल से हरा हो गया। ओह नहीं, मेरा पावर स्टोन! पत्थर शक्ति का हरा होने के कारण सांप राजकुमारी और क्यूरियस के ऊपर उड़ गए। स्नो वाइट ने शक्ति के पत्थर से निकलने वाली रोशनी से हेला को पकड़ लिया और उसकी शक्ति को पत्थर में कैद कर लिया। हेला ने ये जाने बिना कि क्या हो रहा है अपने हाथों से जादू करने की कोशिश की, लेकिन उसके पास अब कोई शक्ति नहीं थी। मेरी शक्तियाँ, तुमने उन्हें नष्ट कर दिया। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। महत्वपूर्ण बात है खुश रहना और जीवन की सुंदरता के साथ जीना, यहाँ तक कि शक्तियों के बिना भी। हेला, इसे मत भूलना। स्नो वाइट ने ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा को शांत करने के लिए ग्रीन पावर स्टोन का उपयोग किया। बाद में वे क्यूरियस बोने के साथ महल में लौट आए। अन्य बौने, जिन्होंने बहुत खुशी के साथ उनका स्वागत किया, वे भी बहुत खुश हुए। दूसरी ओर दुष्ट रानी हेला कभी ये नहीं समझ सकी कि जब वो अपनी शक्ति का उपयोग केवल अच्छे के लिए करेगी, बुराई के लिए नहीं, तो उसे सही परिणाम मिलेंगे। सुदूर पूर्व के इलाके में अलादीन नाम का एक गरीब लेकिन दयालु युवक रहा करता था। ये युवक अपनी प्यारी माँ की मदद के लिए कुछ भी कर सकता था और देश के शानदार महल में सुल्तान की एक सुंदर बेटी थी। उसका नाम था जास्मिन। जास्मिन के पास सब कुछ था, लेकिन वो बहुत अकेली थी, इतनी कि महल में उसकी एकमात्र दोस्त रीन नाम की एक छोटी रंगीन हमिंग बर्ड थी। कभी कभी जास्मिन अपना चेहरा घूंघट से ढककर बाजार जाती थी। इस प्रकार वो लोगों के बीच घूम रही थी। एक क्षण के लिए अपना अकेलापन भूल जाती थी। एक दिन अलादीन हाथ में फावड़ा लेकर काम करने के लिए निकला। रास्ते में उसने एक आदमी को कुएं के पास खड़ा देखा। सुनो बच्चे, मेरी मदद कर सकते हो? जी बिल्कुल सर, जितनी मुझसे हो सके।
क्या तुम्हें मेरे हाथ में ये सोना दिख रहा है? अगर तुम वही करो जो मैं तुमसे कहता हूँ तो और भी कुछ हो सकता है तुम्हारा। अलादीन उस आदमी की मदद करने के लिए सहमत हो गया। मैंने कुएं में कुछ गिरा दिया है। मैं एक रस्सी नीचे गिराने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे उठाकर मेरे पास वापस लाओ। अलादीन ने कुएं में देखा। वो एक अंधेरा कुआं था जिसका कोई तल दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि वो बहुत डरा हुआ था, फिर भी वो सोने की लालच में रस्सी पकड़कर नीचे चला गया जिसका उस आदमी ने वादा किया था। जब वो कुएं के तल पर पहुंचा तो उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और छोड़ दी। उसी क्षण उसने देखा कि काला कुआं चमचमाते रत्नों से चमक रहा था। बच्चे, वहाँ एक पुराना दीपक है, बस उसे मेरे पास ले आओ। अलादीन को वो पुराना दीपक मिल गया जिसके बारे में वो आदमी बात कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो आदमी सारे सोने और गहनों में से ये जर्जर दीपक क्यों निकालना चाहता था। फिर उसने रस्सी पकड़ ली और मुश्किल से ऊपर चढ़ना शुरू किया। मुझे दीपक पकड़ने दो ताकि तुम आसानी से बाहर आ सको। जैसे ही अलादीन ने उसके हाथ में दीपक दिया, उस आदमी ने अपने हाथ से रस्सी छोड़ दी। अरे नहीं! अलादीन ने घबराहट में दीपक का सीरा पकड़ लिया। मेरा दीपक छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं गिर जाऊंगा। जब वो आदमी अपने दीपक को बचाने की कोशिश कर रहा था तो अलादीन और दीपक एक साथ बड़े शोर से कुएं के तल में गिर गए। नहीं, मेरा दीपक, मेरा दीपक। हालांकि होश में आने पर अलादीन ने कुएं से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। वो कई दिनों तक इंतजार करता रहा कि कोई उसकी मदद करेगा, लेकिन कोई वहां से नहीं गुजरा। अलादीन असहाय था। उसने माचिस जलाई और डर के मारे इधर उधर देखा। तभी उसे जमीन पर एक अंगूठी दिखाई दी। जब उसने अंगूठी को अपनी उंगली पर पहना तो रोशनी ने उसे घेर लिया। इस अंगूठी का मालिक मेरा स्वामी है। तुम्हारे पास केवल 3 इच्छाएं हैं। तुम मुझसे जो भी चाहो मांग सकते हो। मैं बस इस कुएं से बाहर निकलना चाहता हूँ। राक्षस ने अलादीन की इच्छा पूरी की। अलादीन हाथ में दीपक लेकर भागा। तभी उसकी टक्कर जैस्मीन से हुई, जो बाजार में घूम रही थी। जब जैस्मीन का घूंघट खुला तो अलादीन को नहीं पता था कि उसने जो सुंदरता देखी उसके सामने वो क्या है। ओह, क्षमा करें, मैं जल्दी में हूँ, मुझे क्षमा करें। अलादीन ये जाने बिना चला गया कि वो कौन है, लेकिन जैस्मीन जो उसको पीछे से देख रही थी, उसे पहली नजर में अलादीन से प्यार हो गया। घर पहुंचकर हांफते हुए अलादीन ने अपनी माँ को सब कुछ बताया जो हुआ था, और उसकी माँ इस बेकार दिए को साफ करना चाहती थी और उसे बेचना चाहती थी। लेकिन जब वो दीपक के ऊपरी हिस्से को पोंछ रही थी, अचानक धुएं ने सब कुछ ढक लिया। धुएं से एक जिन्न प्रकट हुआ। मैं बहुत देर तक इस दिए में था। तुमने मुझे बचाया, इसलिए जो चाहे मांग सकते हो। अलादीन और उसकी माँ ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। मुझे दूध और शहद से भरी एक अद्भुत मेज चाहिए। अचानक उसके सामने सभी प्रकार के भोजन के साथ एक आदर्श मेज दिखाई दी। कुछ ही महीनों में जिन्न की बदौलत अलादीन और उसकी माँ बहुत अमीर हो गए। इस पूरे समय अलादीन का ध्यान उस खूबसूरत लड़की पर था जिससे वो बाजार में टकराया था। दूसरी ओर सुल्तान को पता चला कि उसकी बेटी जैस्मीन चुपके से बाजार जा रही थी और उसने उसे कमरे में कैद कर लिया। दूसरी ओर जैस्मीन ने अपने दिन कमरे में अलादीन के सपने देखते हुए बिताए। कुछ समय बाद सुल्तान को अलादीन की संपत्ति के बारे में पता चला। सुल्तान ने इस संपत्ति का कारण जानने के लिए उसे महल में बुलाया।
प्रिय महाराज, आपका अनुरोध मेरे लिए आदेश है। मैंने सुना है कि आपके पास बहुत बड़ी संपत्ति है। मैं आपसे एक शानदार महल और सोने से भरे हाथ वाले 40 सैनिक मांगता हूँ। चलो देखते हैं कि आप उतने अमीर हैं जितना वो कहते हैं। महल से निकलते समय अलादीन की नजर जैस्मिन से मिली और उसे एहसास हुआ कि ये खूबसूरत राजकुमारी वही लड़की थी जिससे वो बाजार में टकराया था। वो तुरंत जिन से इच्छा करने के लिए चला गया। रीन देखा, ये वही था, ये वही लड़का था जिसे मैं बाजार में मिली थी। जैस्मिन दौड़ी और घुटने के बल बैठ गई। मेरे सुल्तान, मेरे पिता, मुझे इस आदमी से प्यार हो गया है। मैं शादी करना चाहती हूँ, हमेशा खुश रहना चाहती हूँ। थोड़ी देर रुको, मेरी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। अलादीन ने उत्साहपूर्वक जिन्न को सुल्तान की इच्छा बताई। जिन्न ने उसकी उंगलियां चटकाई और एक विशाल महल, 40 सैनिक और सोने का एक संदूक उनके सामने प्रकट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह मैं शायद जैस्मिन से शादी कर सकता हूँ। अगले दिन अलादीन अपने पीछे 40 सैनिकों के साथ महल में पहुंचा। जब सुल्तान ने सैनिकों और उनके सामने उपहारों को देखा तो वो इस धन से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अलादीन से कहा कि वो उसकी बेटी से शादी कर सकता है। अगले हफ्ते अलादीन और जैस्मिन की शादी एक शानदार समारोह के साथ हुई। एक दिन जब अलादीन घर पर नहीं था तो एक सेल्समैन महल में आया। मैं आपका कूड़ा उठाता हूँ, कूड़ा उठाता हूँ, कूड़ा उठाता हूँ। ये सुनकर जैस्मिन ने घर का पुराना दिया सेल्समैन के पास खिड़की से फेंक दिया। लेकिन ये सेल्समैन वही दुष्ट आदमी था जिसने अलादीन को कुएं में छोड़ा था। जैसे ही उसने दीपक उठाया, उसने उसे सहलाया और जिन से महल को राजकुमारी के साथ बहुत दूर ले जाने के लिए कहा। जिन ने वही किया जो वो आदमी चाहता था। जब अलादीन वापस लौटा तो उसने देखा कि महल और राजकुमारी अपनी जगह पर नहीं थे। मेरी राजकुमारी, मेरा महल, वे कहाँ गायब हो गए? तुम कहाँ हो? अलादीन को कुएं में मिली अंगूठी के बारे में याद आया। उसने तुरंत अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और उसी क्षण चारों ओर रोशनी फैल गई और बीच में एक जायंट दिखाई दिया। मुझसे आपका क्या अनुरोध है? आपकी केवल 2 इच्छाएं बची है। अलादीन जैस्मिन के पास जाना चाहता था। जायंट ने ताली बजाई और अलादीन ने खुद को एक उड़ते कालीन पर पाया। ये कालीन आपको जैस्मिन तक ले जाएगा। दरअसल उड़ता हुआ कालीन उसे रेगिस्तान के बीच स्थित उसके महल में ले गया। अलादीन कालीन से उतरा और कहीं चला गया और उसने देखा कि जैस्मिन बुरे आदमी की सेवा कर रही थी और दीपक उस आदमी की गोद में था। अलादीन ने फिर से अंगूठी अपनी उंगली पर रखी और अपनी आखिरी इच्छा जताई। मैं चाहता हूँ कि आप इस खलनायक को एक विशालकाय पक्षी में बदल दे, अभी। जायंट ने ये इच्छा पूरी की और वो आदमी तुरंत एक पक्षी में बदल गया। अलादीन तुरंत जैस्मिन के पास गया और उसे गले लगा लिया। अलादीन ने पुराना दीपक हाथ में लेकर उसे सहलाया और जिन्न से महल को पुरानी जगह पर ले जाने को कहा। अवश्य महाराज। आकाश में उड़कर महल अपने पूर्व स्थान पर लौट आया। जब अलादीन और जैस्मिन ये सोचकर नाच रहे थे कि उनकी खुशी हमेशा बनी रहेगी, दीपक जमीन पर गिर गया। उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि जिन्न दीपक से टूटे हुए किनारे से निकल गया है।
Ahtaşlar dumasrad naşge, imşti बिकड़ेगा हमला शिव। पिताजी, हम लंबे समय से एक साथ समुद्री यात्रा पर नहीं गए। क्या आप मेरे साथ आना चाहोगे? आज मैं मछली परिवारों के लिए डूबते जहाजों से आश्रय बनाने जा रहा हूँ मेरी खूबसूरत बेटी। मैं फिर कभी तुम्हारे साथ आऊंगा। तो मैं लौट कर आने के बाद आपकी मदद कर लूंगी। Arzuge sahamra vidapia kushnakro, nushnan maradnia ko ilshnam. ये ग्रेती म्यार है कि कर तुम मसीर प्लशनी हिन्नन। हे, ये क्या हो रहा है? तुम किससे भाग रहे हो? भागो जलपरी भागो, एक विशाल द्वार हर किसी को अंदर खींच रहा है। इतनी ही नर्रे मुंबरो आइल्सनम है। आया पे मर्दुमस्कला लुक्लिबोक दुखी नाइरा। आइलेले प्रेपस्टिट पोकाइरा इरा प्लश इन रवा मेरा गेरो। Eigenlijk na zavredno išno pide karuhtvo vaš. Ahta zavredna premotsav imi arhegi kerdu masavi au hirescha to hobrake de Jesu. Igelinetro ikravdi mis haresi zitro yana blahni ke luglugge eilin mainira plash. Ahta ukvea kravdi mis harro. Ahta igohna bravamut ahke deshdi pesairescha einaira vash. Nagno alle nagnina bro. Ke do kilshne maratnesh dinnik monatnesh suihdi her muhne sizitro rashno. हेलो स्टारफिश। ओह, मुझे लगता है कि मैं खो गई हूँ। एक बिस्नेस dinnik monatnesh eramik radnilshne marat ke do kitne virdu masisi krabil है पेमना विजनिन पा हेरोई काहबे सोइल्शने maratni kayai hen shamasu kira plash ihtirai hen vashah miknuesu ke de taroitsu okilshne magnishne uhikratro ekiptetsu stibse Hegorak na mire uhego kemi ke hatneleshum restol Baik kerap ini sama Sam. Hei ya teman, hei sama ya nasi baik kerap sama sini beda. ओह नहीं, मैं तुम्हारे जैसी भाषा नहीं बोलती। छोटी मछलियों, हम एक दूसरे को कैसे समझेंगे? लिटिल मरमेड आर्या ने अपने हाथों का उपयोग करके मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन झींगा मछली इन हरकतों से डर गई और तुरंत वहां से भाग गई। जैसे ही लिटिल मरमेड ने जमीन की ओर तैरने का फैसला किया, उसने दूर से एक ब्लोफिश देखी। वो जल्दी से तैरकर उनके पास पहुंची और मदद मांगी। कृपया कृपया ब्लोफिश मेरी मदद करे, मैं खो गई हूँ और वापस नहीं जा सकती। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगी, चिंता मत करो। जब जल परी आर्या ने ब्लोफिश को अपना हाथ दिया, ब्लोफिश एक पल के लिए घबरा गया और उसने अपना जहरीला पंख फुलाया और उसका पंख नन्ही जलपरी को छू गया। नन्ही जलपरी वो कमजोर होकर गिर पड़ी और आंखें बंद करके पानी के तल में डूब गई। समय बीतता गया। पोसाइडन, समुद्री राजा, अपनी बेटी आर्या की तलाश कर रहा था, जो घंटों तक राज्य में वापस नहीं लौटी थी। समुद्र की खोज करते रहो। जब नन्ही जलपरी को होश आया तो उसने एक बूढ़ी जेलीफिश के घर में अपनी आंखें खोली। बूढ़ी जेलीफिश आर्या के पास इंतजार कर रही थी। आखिरकार आप होश में आ गई हैं। आखिरकार एक प्राणी जिसके साथ मैं वही भाषा बोल सकती हूँ। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। जेलीफिश ने आर्या को बताया कि वो भी वर्षों पहले गलती से समुद्र के इस किनारे आ गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौट सकी। इसीलिए मैंने यहाँ की भाषा सीखी, लेकिन मेरी शक्ति इस जगह को सुंदर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं चल पड़ी। ओह, मेरे मन में एक समाधान है, लेकिन हमें पहले रहस्यमय द्वार ढूंढना होगा। जलपरी आर्या और बूढ़ी जेलीफिश एक साथ तैरकर समुद्र के दूर तक पहुंच गई। फिर बूढ़ी जेलीफिश ने जोर से सीटी बजाई।
अचानक बहुत सारे स्क्विड छात्र उसके चारों ओर इकट्ठा हुए। जेलीफिश ने उन्हें एक ही समय में अपनी स्याही छोड़ने के लिए कहा। जैसे ही मछलियों ने स्याही छोड़ी, रहस्यमय द्वार जो पारदर्शी था अचानक दिखाई देने लगा, लेकिन उन्होंने बहुत जोर लगाने पर भी गेट नहीं खुला। इसलिए लिटिल मरमेड ने पानी के बुलबुले से एक हथौड़ा बनाया और बड़ी ताकत से गेट पर प्रहार किया। इस प्रकार जैसे ही द्वार खुला, उन्होंने स्वयं को दूसरे महासागर में पाया। साथ में वे समुद्री साम्राज्य में तैर गए। आर्या ने एक एक करके अपने पिता पोसाइडन को बताया कि उसने जो पूरी तरह से अलग दुनिया देखी वो कितनी अशुद्ध और उपेक्षित थी। इसका उपाय सरल और स्पष्ट है। हम जितनी जल्दी हो सके उस पानी को साफ करेंगे और हम मछलियों के लिए अच्छा आवास प्रदान करेंगे। साथ में वे उसी स्थान पर गए जहां रहस्यमय द्वार था। पोसाइडन ने अपनी छड़ी उठाई और इतनी बड़ी लहरें पैदा की कि रहस्यमय द्वार एक पल के लिए दिखाई दिया और फिर टूट गया। इस प्रकार दो महासागर एक साथ आए, पानी साफ हो गया और समुद्री जीव बहुत खुश हुए। इसी बीच पोसाइडन को ये एहसास हुआ कि मछलियों को एक दूसरे की भाषाएं समझने में कठिनाई हो रही है। एक डूबे हुए जहाज को स्कूल में बदल दिया गया। इस प्रकार सभी मछलियां एक दूसरे की भाषा सीखने में सक्षम हो गई। अब तुम मुझे जहर नहीं दोगे छोटे बुलबुले? मैं तुम्हें दोबारा चोट नहीं पहुंचाऊंगा जलपरी, मुझे माफ करो। पोसाइडन द्वारा पानी साफ करने के बाद सभी मछलियों ने इस नई दुनिया को सुंदर बनाने के लिए हाथ मिलाया, जहां उन्होंने एक दूसरे की भाषाएं सीखी, क्योंकि हर नई भाषा हमेशा एक नई दुनिया के द्वार खोलती है। Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. एक बार की बात है, दूर एक गांव में एक धूर्त महिला थी जिसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस महिला की एमिली और एम्मा नाम की दो बेटियां थीं। एम्मा एक आलसी और प्रतिभाहीन लड़की थी। दूसरी ओर एमिली एक बहुत ही मेहनती और प्रतिभाशाली थी। लेकिन उनकी माँ एम्मा को अधिक प्यार करती थी क्योंकि वो छोटी थी और वो अभी भी उसे एक बच्चे की तरह मानती थी। इसलिए वो सारा काम एमिली से करवाती थी। एमिली, चलो सफाई खत्म करो और एक क्रॉस सिलाई करो और इसे बेचने ले जाओ। अपनी माँ और बहन के आलस्य के कारण केवल एमिली ही दोपहर में बाजार जाती और अपने दस्तकारी क्रॉस सिलाई को बेचती। जब वो घर आती तो उसकी माँ केवल एम्मा के लिए खाना बनाती। दूसरी ओर एमिली उनके बचे हुए खाने से अपना पेट भरने की कोशिश करती। एक दिन एमिली एक क्रॉस सिलाई करने के लिए बाहर कुएं के किनारे पर गई। उसने अपने हाथ में क्रोशिये से हुक से अपनी क्रॉस सिलाई पर कढ़ाई करना शुरू किया। उसी क्षण अचानक एक मुर्गा उस पर चढ़ा और बांग देने लगा। आउच!
मुर्गे मेरे सिर से उतर जाओ। ओह नहीं, मेरे क्रॉस स्टिच। एमिली इतनी दुखी थी कि उसने अपनी क्रॉस सिलाई को कुएं में गिरा दिया। अगर मेरी माँ को इस बारे में पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगी। कॉक-डडल-डू, अपने दिमाग का प्रयोग करें, बाल्टी का प्रयोग करें। ब्रेन बकेट, कॉक-डडल-डू। एमिली, जैसा कि मुर्गे ने कहा, कुएं में लटकी बाल्टी लेने की कोशिश करने लगी। वो अपने हाथ से बाल्टी लेने वाली थी। एक पल के लिए उसका संतुलन बिगड़ गया और वो कुएं में गिर गई। जब एमिली ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को रंग बिरंगी फूलों से ढके एक बगीचे में पाया। कितनी खूबसूरत जगह है ये, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? जब वो कुछ देर के लिए चली तो उसके सामने एक खरगोश दिखाई दिया। कृपया मेरी मदद करें, मैं गाजर को बाहर नहीं निकाल पा रहा। एमिली तुरंत उसकी मदद करने के लिए गई और उसने गाजर को एक ही झटके में जमीन से खींच लिया जिसे खरगोश चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही खरगोश खुशी से चला गया, एमिली अपने रास्ते चली गई। हो, कृपया बस मुझे थोड़ा पानी दे दो या मैं मुरझाकर सड़ जाऊंगा। आगे उसे एक गुलाब का फूल दिखाई दिया जो अब सूखने ही वाला था। एमिली तुरंत गुलाब की इच्छा को पूरा करने के लिए फव्वारे के पास आई। उसने अपनी हथेली में थोड़ा पानी लिया और गुलाब की जड़ों में डाल दिया। गुलाब फिर से जीवित हो गया और सुगंधित सुगंध देने लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जीवन लंबा होगा और समृद्ध भी। एमिली अपने रास्ते पर चलती रही। थोड़ी देर बाद उसे एक घर मिला। घर के सामने एक दुष्ट चुड़ैल जैसी दिखने वाली एक अनजान महिला उसे देख रही थी। इस महिला से एमिली इतनी डरती थी, वो तुरंत वहाँ से भाग जाना चाहती थी। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एमिली उत्सुकता से महिला के पास गई। मेरा नाम होली है। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। यदि तुम मेरे छोटे से घर की अच्छी देखभाल करोगी तो जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो। तुम्हें बस इतना करना है, हर सुबह मेरे बिस्तर को पंखों से ढक दो। मुझे वैसे भी घर कैसे जाना है पता नहीं। मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। एमिली घर की बहुत अच्छी देखभाल करती थी, जैसे कि माँ होली चाहती थी। हर सुबह बिना बोर हुए उसने माँ होली के बिस्तर को पंखों से ढकने के काम को नहीं टाला। मदर होली एमिली को बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो शाम को उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती थी। इस तरह दिन बीतते गए। हालांकि एमिली यहाँ बहुत खुश थी, लेकिन उसे अपने असली घर की याद आने लगी। मदर होली, तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं घर जाना चाहती हूँ। ओह एमिली, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ इतने दिन रही। बेशक तुम अपने घर जा सकती हो। मैं रास्ते में तुम्हारा साथ दूंगी। ओह धन्यवाद माँ होली। मदर होली एमिली को एक बड़े सुनहरे दरवाजे पर ले गई। जिस क्षण एमिली इस दरवाजे से गुजर रही थी, वो बिल्कुल नए कपड़े और सोने से ढकी हुई थी। मेरे साथ प्यार से काम करने के लिए तुम्हें एक छोटा सा तोहफा। ये क्रोशिया हुक और क्रॉस स्टिच है जिसे तुमने कुएं में गिराया था। ओह थैंक यू सो मच मदर होली, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। बाद में माँ होली ने अपने हाथ से एमिली की आंखों को ढक दिया और उसे 3 तक गिनने के लिए कहा। 1, 2, 3। जब एमिली ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को अपने घर के सामने पाया।
एमिली वापस आ गई है। अब वो एक सुनहरी लड़की है। डूडल डू। एमिली को देखकर उसकी माँ और बहन एम्मा आश्चर्य को छिपा नहीं सकी। लेकिन ये कैसे इतनी सुंदर पोशाक कहाँ से मिली? एम्मा चुप रहो। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी। तुम्हें ये सारे सोने के गहने कहाँ से मिले? एमिली ने एक एक करके सब कुछ समझाया। उस समय उसकी माँ ने सोचा कि एम्मा भी ऐसा कर सकती है। उसने लालच से एम्मा को कुएं के किनारे भेज दिया। एम्मा ने क्रॉस सिलाई और क्रोशिया हुक को कुएं में फेंक दिया। वो भी उनके पीछे कूद पड़ी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को उस रहस्यमय बगीचे में पाया जहाँ से एमिली आई थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक खरगोश दिखाई दिया। खरगोश ने एम्मा से गाजर को जमीन से निकालने के लिए मदद मांगी। अरे, मैं खरगोश के लिए अपने हाथ गंदे नहीं कर सकती। हाँ। एम्मा खरगोश की मदद किए बिना चली गई। उसने एक गुलाब देखा जो आगे सूखने वाला था। गुलाब ने उससे मदद मांगी। मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकती क्योंकि तुम्हारे पास कांटे हैं और मेरे हाथ में चिपक सकते हैं। हाँ। एम्मा गुलाब की मदद किए बिना चली गई। अंत में वो माँ होली के घर में आई। मैंने सुना है आपको काम करने के लिए कोई चाहिए। आप मुझे नौकरी दे सकते हैं। माँ होली ने एम्मा को बताया कि उसे घर पर क्या करना है। याद रखना, हर सुबह तुम मेरे बिस्तर पर पंख बिछाओगी। एम्मा ने सब कुछ मान लिया। उसने पहले दिन अच्छी तरह से काम किया। बिस्तर पर बड़े करीने से पंख बिछाए। लेकिन अगले कुछ दिनों में वो काम से बचने लगी। घर दिन ब दिन गंदा होता जा रहा था और एम्मा को मदर होली के बिस्तर पर लगे पंखों की परवाह नहीं थी। मदर होली गुस्से में थी जब उसने देखा कि एम्मा वादे के अनुसार काम नहीं कर रही थी। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे घर जाने का समय है। ये सुनकर एम्मा बहुत खुश हुई क्योंकि वो जल्द से जल्द सोने के गहने और खूबसूरत कपड़े पाना चाहती थी। हाँ, मुझे अपना पुरस्कार प्राप्त करना है और घर जाना है। मदर होली उसे गोल्डन गेट पर ले आई। जब एम्मा दरवाजे से चली तो उस पर सोने की जगह कीचड़ की बारिश होने लगी। ये क्या हो रहा है? क्या है ये? इस दरवाजे ने तुम पर सोने की बारिश नहीं की क्योंकि तुमने सही काम नहीं किया। अब 3 गिनो और घर वापस जाओ। 1, 2, 3। फिर उसने खुद को अपने घर के बगीचे में पाया। उसे देखकर मुर्गा बांग देने लगा। एम्मा वापस आ गई है। अब वो एक मिट्टी की लड़की है। उसकी माँ और बहन एमिली उसे कीचड़ में देखकर चौंक गई। एम्मा ने उन्हें बताया कि ये मैले कपड़े उसके लिए उस काम को न करने का इनाम थे जो माँ होली ने उसे दिया। उस दिन से एम्मा प्यार से काम करने के महत्व को समझ गई और होशियार हो गई और अपनी बड़ी बहन एमिली की तरह क्रॉस सिलाई करना उसने शुरू कर दिया। इस प्रकार दोनों बहनें एक साथ क्रॉस सिलाई करके और बेचकर एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। दूर देश में लंबे लाल बालों वाली एक राजकुमारी रहती थी। इस राजकुमारी के पास एक सुंदर फूलों का बगीचा था। खासकर लाल गुलाब राजकुमारी को बेहद खुशी दे रहे थे। शाम के समय जब देश में लोग सोने के लिए बिस्तर पर जाते,
रोज राजकुमारी महल की बालकनी से बाहर जाती और 3 बार ताली बजाती। इस आवाज को सुनकर एक नन्ही सुनहरी चिड़िया गुलाब राजकुमारी के हाथ में उड़ जाती और उसी क्षण राजकुमारी के बाल चमकने लगते। प्यारा पक्षी खूबसूरती से गाना शुरू कर देता और राजकुमारी अपनी मखमली आवाज में एक लोरी गाती। राजकुमारी की इस सुंदर लोरी को सुनने वाला हर कोई धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता और तुरंत सो जाता। मीठे सपने और शुभ रात्रि मेरे देश के खूबसूरत लोगों। जबकि रातें शांति और आनंद में गुजर रही थी, रोज राजकुमारी के लिए धन्यवाद। एक दिन एक नुकीली टोपी वाली एक चुड़ैल उड़ती हुई झाड़ू के साथ गुलाब राजकुमारी के महल में आई। ला रा 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 रा। मैं अब इस राजकुमारी का गाना नहीं सह सकती, मैं तंग आ गई हूँ। जादू करने वाली चुड़ैल ने राजकुमारी पर एक दुष्ट जादू डालने का फैसला किया। अलकाजम, पलकाजम, गुलाबों को मुरझाने दो, गुलाब राजकुमारी को चुप रहने दो। उस समय राजकुमारी के बाल कोयले की तरह काले हो गए। मेरे बालों के साथ क्या हो रहा है? वे सभी काले हैं और अभी सोने का समय है। राजकुमारी अपने काले बालों के साथ अपने लोगों के लिए एक लोरी गाने के लिए बालकनी से बाहर चली गई। उसने 3 बार ताली बजाई। सुनहरी चिड़िया फिर उड़ी और उसके हाथ पर आ गिरी। रोज प्रिंसेस के काले बाल फिर से चमक रहे थे। हालांकि राजकुमारी सोच रही थी कि उसके लाल बालों का क्या हुआ। वो चिड़ियों के साथ अपनी लोरी गाने लगी। देश में हर कोई गहरी नींद में सो गया, लेकिन अच्छे सपनों के बजाय भयानक बुरे सपने आने लगे। यहाँ तक कि बच्चे भी जो रोते रोते जागते गए। मम्मी! मैंने बहुत डरावना सपना देखा। मैं अब रात को सोना नहीं चाहता, मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं। हाँ, मुझे भी। अगले दिन शाम को गुलाब राजकुमारी, जिसे पता चला कि उसके लोगों को बुरे सपने आ रहे थे, अपनी बालकनी में वापस गई और उसने सुनहरी छोटी चिड़िया से कहा, मेरी नन्ही चिड़िया, मेरे लोग दुस्वप्नों से थक चुके हैं। सुबह होने से पहले उनके सपनों को ठीक करने में मेरी मदद करो। गुलाबों को आपके बालों में मुस्कान लाने दे। ट्वीट ट्वीट ट्वीट। गुलाबों को आपके बालों में मुस्कान लाने दे। ट्वीट ट्वीट ट्वीट। गुलाब लाओ मेरे बालों में मुस्कान। पक्षी की सलाह से राजकुमारी ने एक बड़े टब में पानी भर दिया। उसने उसमें एक मुट्ठी लाल गुलाब की पंखुड़ियां डाल दी। पानी लाल हो गया। राजकुमारी ने इस जल में अपने बाल डुबो दिए। उस क्षण बाल लाल हो गए। आहा! गुलाब ने मेरे बालों को मुस्कुरा दिया। छोटी चिड़िया सच कह रही थी। हुर्रे! उस रात जब राजकुमारी ने एक लोरी गाई तो देश में हर कोई शांति से सोया और सुंदर सपने भी देखे। जब चुड़ैल को पता चला कि गुलाब राजकुमारी पर जो उसने जादू किया वो टूट गया, उसने गुस्से में एक बार फिर श्राप दिया। अलकाज़म, पलकाज़म,
काज़म, गुलाब को मुरझाने दो, गुलाब राजकुमारी को चुप रहने दो। फिर उसने देश के सभी गुलाब की कलियों को सुखा दिया और भाग गई। गुलाब राजकुमारी बहुत परेशान थी जब उसने देखा कि उसके बाल फिर से कोयले की तरह काले हो गए। नहीं, फिर से मेरे साथ ये क्या हो रहा है? राजकुमारी ने अपने सहायकों से उसके बालों को ठीक करने के लिए तुरंत गुलाब की पंखुड़ियां लाने को कहा। हालांकि सहायकों को बगीचे या देश में एक भी गुलाब नहीं मिला। अब मैं क्या करूंगी छोटी चिड़िया, मुझे बताओ। गुलाब आपके बालों में मुस्कान लेकर आए, ट्वीट ट्वीट ट्वीट। लेकिन पूरे देश में एक भी गुलाब नहीं है। रुको, मत जाओ। गुलाब राजकुमारी इतनी परेशान थी कि वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसू जमीन पर गिर पड़े। उस समय महल के बगीचे से एक युवा और सुंदर व्यक्ति गुजर रहा था। जब इस युवक ने आंसुओं को जमीन पर गिरते देखा तो उसने अपनी जेब से एक बक्सा निकाला और उसमें बालों की एक पतली लाल लट थी। युवक ने लाल बालों की लट को आंसुओं में जमीन पर छोड़ दिया। लाल बालों का एक लट एक पल में एक चमकदार गुलाब में बदल गया। सुंदर आदमी गुलाब लेकर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी जो पानी से भरे बाथटब के पास उदास खड़ी थी। जब उसने सुंदर आदमी को प्रवेश करते देखा तो वो उत्साहित हुई। तुम मुझे याद हो? हाँ, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। ये फूल तुम्हारे लिए है, कृपया इसे स्वीकार करो मेरी रोज राजकुमारी। राजकुमारी बहुत खुश थी जब उसने देखा कि उसका बचपन का दोस्त उसके लिए लाल गुलाब लाया था। इसके तुरंत बाद उसने गुलाब को टब में फेंक दिया। उसने फिर अपने बालों को पानी में डुबोया और आखिरकार चुड़ैल का श्राप टूट गया। वो कोयले से काले बाल फिर से लाल हो गए। अपनी पुत्री की प्रसन्नता देखकर राजा भी प्रसन्न हुआ। युवक, मुझे बताओ, जब पूरे देश में एक भी गुलाब नहीं बचा था तो तुम्हें ये गुलाब कैसे मिला? ये गुलाब हमारी राजकुमारी के दुख भरे आंसुओं और उसके लाल बालों की लट से बना था, जिसे मैंने बचपन से संभाल के रखा था मेरे राजकुमार। ये सच है डैडी। देखिए, मैं भी सालों से उनके बालों की लट को इस बॉक्स में रख रही हूँ। राजा, राजकुमारी और युवक दोनों की वफादारी से प्रभावित हुआ। इस प्रकार गुलाब राजकुमारी और उसके बचपन के दोस्त सुंदर आदमी ने अगले ही दिन शादी कर ली। ये महसूस करते हुए कि उसका अभिशाप प्रेम की शक्ति से टूट गया था, चुड़ैल को एहसास हुआ कि वो फिर कभी भी जीत नहीं सकती और बहुत दूर उड़ गई।